हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में हम देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें नेज़ल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेज़ल कैविटी के बाद में फेरिंक्स रीजन, उसके बाद में लैरिंक्स, देन ट्रेकिया एंड देन लंग्स। तो सबसे पहले ये जानें कि नेज़ल कैविटी क्या है। जहाँ से हम सांस लेते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू, तो नेज़ल कैविटी एक ऐसी कैविटी है जिसके अंदर बहुत बारीक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को वहीं रोक देते हैं। यहाँ से म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस निकालती रहती हैं, और उसकी वजह से जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं और एयर जो होती है मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट एयर को यहाँ पर एंटर करवाया जाता है। हम बकल कैविटी को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम कभी जब नाक बंद होते हैं उस कंडीशन में हम बकल कैविटी के थ्रू भी सांस लेते हैं। यहाँ पर एक ओपनिंग है फेरिंक्स रीजन, जो कि नेज़ल कैविटी और बकल कैविटी दोनों का वहाँ पर ही दोनों का पासेस एक ही होता है। उस रीजन पे एक एपिग्लोटिस नाम का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन जैसा। तो वो क्या करता है, जो सांस होती है उसको सिर्फ उसी में जाने देता है, ट्रेकिया में ही, और बकल कैविटी के थ्रू इसोफेगस में ही खाने को जाने देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हम कोई खाना निगल रहे होते हैं उस समय एपिग्लोटिस ऐसे ऊपर ढक्कन की तरह विंड पाइप के ऊपर आ जाता है, तो हमारा खाना सिर्फ इसोफेगस में ही एंटर करता है। कभी कभी जब हम हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो कभी कभी देखना एपिग्लोटिस क्या हो जाती है, थोड़ी सी खुली रह जाती है। तो खाना इसोफेगस में जाने के बजाय थोड़ा सा विंड पाइप में भी एंटर कर जाता है। तो फेरिंक्स के बाद में लैरिंक्स रीजन है। लैरिंक्स रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पर कि वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वॉइस प्रोड्यूस होती है। अब नेज़ल कैविटी के बाद में जो ओपनिंग देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के बारे में याद रखें कि ट्रेकिया जो होती है कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, छोटी छोटी रिंग्स से जुड़ी बनी होती हैं, और उसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, और वो हम इसको बोलेंगे विंड पाइप। जब ये ट्रेकिया एंटर करती है लंग्स के अंदर की तरफ, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उन दोनों पार्ट को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स में एंटर करती है तो खूब सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। उन सब ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लास्ट में जाकर के बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एयर सैक। ये एयर सैक होते हैं जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। जब भी एयर एंटर करती है इसमें, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो कहाँ पर होता है, एयर सैक में होता है। जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर होता है डायफ्राम। डायफ्राम होता है मसल से बना हुआ, मसल का एक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहेंगे डायफ्राम। डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करता है, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। कैसे, जैसे ये डायफ्राम है और ऊपर की तरफ लंग्स और ऊपर वाले पार्ट्स आ गए, और नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी आ गई, ठीक है, जिसमें कि स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह रहती हैं। तो इस दोनों पार्ट को अलग करने का काम कौन कर रहा है, डायफ्राम। तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये, और ये डोम लाइक स्ट्रक्चर जब ऊपर की तरफ उठता है तो अपने जो लंग्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, और सारी हम जो एयर होती है उसमें से बाहर निकल जाती है। और जब ये वापस नीचे की तरफ आता है, डायफ्राम अपनी पहले वाली पोजीशन में आता है, तो एयर हम लोग इनहेल करते हैं और एयर अंदर की तरफ आती है। इस तरह से यहाँ पर ये जो लंग्स होते हैं बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिबकेज होता है, और रिबकेज के ऊपर इसकी कवरिंग होती है, जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये रिबकेज है जो कि प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। ठीक है, तो लंग्स के अंदर एयर का आना और जाना ये दोनों डिपेंड करता है डायफ्राम, इसके अंदर प्रेजेंट मसल्स, और साथ में रिबकेज के फैलने और सिकुड़ने पे। जो रिबकेज फैलेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और लंग्स के अंदर जो है एयर अंदर एंटर करेगी। जब रिब्स के इसको इस तरह से उसको सिकुड़ेगा और ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन होगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है इन तीनों पे डिपेंड करती है, डायफ्राम पे, मसल्स जो होते हैं इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स उस पे, और रिबकेज के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। सबसे पहले ध्यान रखें कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है।
ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस लेना जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या है, ब्रीदिंग कहलाता है। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब अंदर जा रही है हमारे, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। सांस लेना और देना, ये कहलाता है ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे लंग्स के अंदर और फिर जाकर के वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा जो अंदर रेस्पिरेशन के अंदर देखेंगे किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो ऑक्सीजन जब अंदर चली गई, यानी एल्वुलाई ने ऑक्सीजन को ले लिया, फिर ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड अप हुई, उससे बाइंड अप होने के बाद डिफरेंट पार्ट्स में गई, डिफरेंट सेल्स में पहुंची, वहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा, अब रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो जब ग्लूकोज आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब ये टूटता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जब ऑक्सीजन से मिलती है तो ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होता है साइटोप्लाज्म में। याद रखिए ये साइटोप्लाज्म में होती है ये वाली रिएक्शन, और उससे क्या बनता है, पायरूवेट बनता है। पायरूवेट नाम का एक मॉलिक्यूल बनता है जो कि कैसा होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। याद रखिए पायरूवेट और पायरुविक एसिड में डिफरेंस है। पायरूवेट एक तरह का आयन है और पायरुविक एसिड एक तरह का एसिड है। दोनों में सिर्फ ओनली H मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है, H का, हाइड्रोजन का। तो पायरूवेट बनने के बाद में ये पायरूवेट वापस 3 अलग अलग टाइप से टूटता है, ठीक है। जब मान लो कि ईस्ट है, तो ईस्ट सेल्स जो होती हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है रिस्पायर होती हैं। तो जैसे पायरूवेट है, तो पायरूवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट सेल वगैरह में होता है ये, तो उसमें क्या बनता है, प्रोडक्ट इथेनॉल बनता है, जो कि 2 कार्बन का होता है, और साथ में एनर्जी बनती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इथेनॉल के 2 कार्बन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन हो गया, 2 और 3 हो गए, ये 3 कार्बन बन गए। तो यानी कि पायरूवेट टूटता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये होता है ईस्ट सेल में, और दूसरे और बैक्टीरियाज में होता है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। देन है पायरूवेट टूटता है जब ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा चल दिए होते हैं तो अपने घुटने में और अपने मसल्स में बहुत पेन होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि मसल्स के अंदर उस समय कौन सा वाला हो रहा होता प्रोसेस, ये वाला, जिसमें कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में दर्द होता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरूवेट जब टूटता है तो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, पायरूवेट जब टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। याद रखें 1 ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये ATP यानी क्या है, ये एनर्जी है एक तरह की, जिसको हम ATP कहते हैं। और ये ATP ये वाली रिएक्शन कहाँ हो रही है, आपको मालूम है, ये वाली रिएक्शन जो हो रही है, पायरूवेट जब टूट रहा है तो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है, और ATP के रूप में जो एनर्जी होती है वो स्टोर कर दी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर धीरे धीरे वापस रिलीज़ होती है, और जो भी हम वर्क करते हैं तो उसमें काम आती है। इस तरह से ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। थैंक यू।